नवाब साहब ने आपको पता बोला है? जी जी हाँ, डॉक्टर ने सर हिला के तेजी से कहा। नवाब सरवत का मकसूद यही था। उनके पुराने शनासा हकीम नजीबुद्दीन का मकान है। हकीम साहब मकान के निचले हिस्से में मुकीम है। बलाई मंजिल पर मौलवी साहब है। नवाब सरवत ने खादम और बांदी भी मौलवी साहब की खिदमत के लिए मुकर्रर की हुई है। नवाब की बातों से जाहिर होता था कि उन्होंने ये मकान अपने घर वालों से रुपोश रखा है, क्योंकि उन्हें तो कोई और कारनामा अंजाम देना था। उन्होंने हर काम अपनी दानिश में पुख्ता किया था, मगर उन्हीं के अल्फाज हैं कि डॉक्टर साहब, हमने अच्छी तरह बाबर जमा को देखा है। बेशक इस लड़की पर इसी नौजवान का हक है। कोई किसी के लिए इतने बरस सरफ नहीं करता, इतना ताकुब नहीं करता। ये उन्हीं के अल्फाज हैं। इसके बाद तो जैसे नवाब को सुकून सा हो गया था और हमारी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। वो चले गए, लेकिन हमें यकीन है खुदा इन्हें जिंदगी देता तो बाबर जमा खां को वो खुद मौलवी साहब के पास लेकर जाते। वो बहुत पशेमान थे। हमारे पास लफ्ज़ नहीं कि हम इनकी बेकरारी बयान कर सकें। कमरे में सकूत छा गया। गाजी बंडे में कोई निशानी आता बता साहब, विठल ने जेरे लबी से कहा। गाजी बंडा, डॉक्टर बुड़बुड़ाते हुए बोला, मिस्रीगंज के करीब एक मोहल्ला है, मक्का मस्जिद से कुछ आगे। शुरफा की बस्ती है, सईद अली के चबूतरे के करीब। मुगलपुरे की कमान और शाहरोजी की कताल का गुंबद वहीं आसपास है। हमको अब इजाज़त दो साहब, विठल ने सांस भर के कहा। क्या क्या जनाब, ऐसे कैसे? डॉक्टर हैरानी से बोला। अब तो हमें फुर्सत ही फुर्सत है। उसकी आवाज़ पर मायूसी गालिब आ गई। फिर आएंगे, फिर आएंगे साहब, ज़रूर आएंगे। कुछ देर तो और बैठिए, डॉक्टर इल्तिजा में इस लहजे में बोला। अच्छा नहीं लगता कि इस सूरत हाल में आपसे कावे के लिए पूछे, हालांकि हमें याद है सुबह आपने फरमाया था आप कहें तो। विठल ने इसका शुक्रिया अदा किया और दोबारा आने के वादे की तकरार की। मगर ऐसी जल्दी भी क्या है? क्या आपका इरादा अभी इसी वक्त मौलवी साहब की तरफ जाने का है? हाँ साहब, विठल ने मुतसरन कहा। मगर इस वक्त आधी रात हो गई है, जगह भी दूर है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। देखते हैं साहब, मुमकिन है मौलवी साहब मकान पर मौजूद ना हो। नवाब सरवत की खबर उन्हें अब तक मिल जानी चाहिए। नवाब ने किसी को इनके बारे में नहीं बोला है, तो इन तक कौन खबर पहुंचाएगा? गालबन हिदायत अली जरूर जानता होगा, वो नवाब का मोतमद आदमी है। मुमकिन है इसके जरिए इतला मिल गई हो। फिर तो मौलवी साहब को लाजमन नवाब सरवत के घर होना चाहिए। 7 बजे वो उन्हें यहाँ से ले गए हैं। अब तक तो सारे करीबी अज़ा अहबाब में शोहरा हो चुका होगा। बहरहाल नवाब सरवत का ताल्लुक रियासत के कदीम और मोअज़्ज़ज़ खानवादे से है। हमारा ख्याल है कि मौलवी साहब को इस सानहे की खबर हो जानी चाहिए। हो सकता है साहब, सुबह तदफीन के वक़्त तो आपसे। डॉक्टर आगे कुछ न कह सका। विठल उठ खड़ा हुआ और उसने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। कहीं तो हम आपके साथ गाजी बंडे तक, डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा। जवाब में विठल ने हाथ फैलाकर डॉक्टर को गले से लगा लिया और कमरे से निकल गया। डॉक्टर हमें दरवाजे तक रुखसत करने आया तो मौन उसे कुछ याद आ गया। मुस्तरब लहजे में बोला, हमने इन्हें कमरे से बाहर भेज दिया था, लेकिन नवाब सरवत की हालत चूंकि नहायत अबतर थी, इसलिए नवाब फहमीद दरवाजे के आसपास मंडलाते रहे थे। हमें शुबह मुबादा उन्होंने अपने मरहूम भाई की आखिरी बातें, ये सरगोशियाँ सुन ली हों। चलते वक्त नवाब फहमीद आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे कि आप आए तो हमारा सलाम पेश करें। उनकी तरफ से हम आपको बहुत बहुत पूछ लें। गली में रोशनियां और कम हो गई थी। मेरे पैरों में तो जान ही नहीं रही थी। ताहम मैं विठल के तेज कदमों का किसी न किसी तरह साथ देता रहा। बड़ी सड़क पर आते ही जोरा और जुमरू सामने की तरफ से आते दिखाई दिए। बड़ी सड़क खूब रोशन थी, लेकिन सुनसान हो चुकी थी। विठल ने हाथ उठा के जोरा और जुमरू को पास आने का इशारा किया। चंद लम्हों में वह लपकते हुए हम तक पहुंच गए। उन्हें कोई सवारी रोकने की हदायत करके विठल एक बंद दुकान के बरामदे की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने भी इसकी पैरवी की। जोरा और जुमरू मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए थे। मेरे दस्तों बाजू खींचे जा रहे थे, जैसे जिस्म के गिर्द रस्सियां तंग हो रही हूँ। मैं दुकान के चबूतरे पर बैठ गया। जोरा और जुमरू को गए देर हो गई। इसी सना में एक फरागत ज़दा राहगीर ठुठकता हुआ हमारे सामने आके ठहर गया और हमदर्दी जाहिर करने लगा। उसने हमारी हैरियत पूछी। विठल ने उसे बताया कि सवारी का इंतजार है, आदमी भेजा है। विठल के जवाब से उस अजनबी की सैरी नहीं हुई। कहने लगा, सवारी मिल जाएगी, रात को चलती रहती है। ये इत्मीनान दिला के उसे चला जाना चाहिए था, लेकिन वो ठहरा रहा और तजस्सुस से बोला, आप लोग बाहर से आए हैं? विठल ने सर हिला के तायद की। कहाँ को जाना है? सरकार को घर को जाना है, विठल ने बेतनाई से कहा। इसी के बारे में पूछता हूँ हजरत। अजनबी के लहजे में भी नगवारी आ गई। उसकी बातें जहर लग रही थी। वो जाने और क्या क्या सवाल करता कि जोरा घोड़ा गाड़ी ले आया। मतोश अजनबी को वहीं छोड़ के विठल गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर ही हमें जुमरू मिल गया। उसने भी एक गाड़ी रोक ली थी और कोचवान को आमादा करने की कोशिश कर रहा था। जुमरू भी हमारे साथ हो गया। सड़कों पर राहगीरों और सवारियों की तादाद बहुत कम थी, न होने के बराबर। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और किसी वक्त भी तेज बारिश हो सकती थी। सड़कों पर रुकावट न होने की वजह से गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरा दिल हौल रहा था। विठल को भी जैसे खबर हो गई थी। उसने मेरा बाजू अपने पंजे में जकड़ लिया। इन रास्तों से हम मुतअद्दिद बार गुजरे होंगे, लेकिन सब कुछ बेगाना बेगाना नया नया सा लग रहा था। जोरा और जुमरू ने शुरू में
फिजूल गोई करना चाहिए, लेकिन मेरा और विठल का चेहरा देख के वो खुद चुप हो गए। नया पुल अबूर करने से पहले गाड़ी की रफ्तार सुस्त होगी। आगे बहुत से लोगों की भीड़ थी और चीखों पुकार मची हुई थी। शायद कोई हादसा हो गया था। कोचवान गाड़ी ठहरा के हादसे की नवैयत जानना चाहता था, लेकिन विठल के हुक्म पर शोर मचाते और घंटी बजाते हुए इसने रास्ता बना लिया और आगे बढ़ता गया। नया पुल खत्म होते ही पत्थर गुट्टी आ गई। सलार, जंग की देवड़ी, उस्मानिया बाजार, चार कमान और चार मीनार। इतनी देर में रात और गहरी हो गई थी। अब ज्यादा दूर की बात नहीं रही थी। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, मेरे सीने की धमक बढ़ती जाती थी। मेरा तो सर ही चकराने लगा था, जैसे इमारतें और सड़कें घूमने लगी हों। गाड़ी मक्का मस्जिद से भी आगे निकल आई। यहीं कहीं डॉक्टर नासिर मिर्जा ने मौलवी साहब का पता बताया था। छोटे बड़े मकानात के इलाके में आके किसी जगह घोड़ा गाड़ी रुक गई। उसके मानी यही हो सकते थे कि हम मल्ला गाजी बंडे पहुंच चुके हैं। आसपास कोई राहगीर नहीं था। हर तरफ सन्नाटा तारी था। किसी कदर तजबजब के बाद विठल घोड़ा गाड़ी से उतर गया। जुमरू ने कोचवान को पैसे अदा किए। हम सामने की नस्बतन तंगो तारीक गली में दाखिल हो गए। इतनी रात को किसी निशानी और रहनुमाई के बगैर किसी भी मकान की तलाश आसान बात नहीं थी। यही हो सकता था कि आगे चल के कोई भूला भटका राहगीर मिल जाए या किसी खिड़की में रोशनी देख के इस मकान के मकीन को बेआराम किया जाए। बाद में माजरत करने के लिए लफ्ज़ ही कितने हरज होते हैं। एक गली के बाद हम दूसरी गली में आ गए, फिर दूसरी से तीसरी में। गली के कुत्ते बेदार हो गए थे, लेकिन शायद हमारी तादाद की वजह से कोई करीब नहीं भटका। वो घुराते और भौंकते रहे। कुछ दूर आगे आके हम एक पुस्तक का दराज रेज शख्स नजर आ गया। उसके जिस्म पर चादर लिपटी हुई थी और एक हाथ में तस्बीह थी, दूसरे हाथ में लाठी। वो चौकीदार तो नहीं, कोई इबादत गुजार बुजुर्ग या किसी मस्जिद का इमाम मालूम होता था। करीब आने पर हम एक दूसरे के मुकाबले ठहर गए। इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, विठल ने उसे सलाम किया और जवाब का इंतजार किए बगैर हकीम नजीबुद्दीन का नाम लिया। बूढ़े आदमी को तामुल होना ही चाहिए था। उसने सर घुमा के हैरानी से हम सबको देखा और किसी हद तक बरगिश्ता लहजे में हमारे बारे में पूछा। विठल ने उसे बताया कि हकीम नजीबुद्दीन के मकान की बालाई मंजिल पर जो मौलवी साहब रहते हैं, हम इनसे मिलना है। आप कौन लोग हैं? बूढ़े राहगीर ने कुछ तहम्मुल किया और अपना सवाल दोहराया। झिझक के बावजूद इसकी आवाज़ का तनाव दूर नहीं हुआ था। उसे यकसुर इनकार कर देना चाहिए था। उसके तौक़ुफ़ से ज़ाहिर होता था कि वो मौलवी साहब को जानता है और मौलवी साहब यहीं कहीं रहते हैं। आखिर हम सही जगह आ गए। मेरा सीना बंद होने लगा। अगर वाकई मौलवी साहब कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इन्हें मिलना ही है। चंद लम्हों के लिए मेरे होशो हवास जाते रहे। मालूम नहीं विठल ने बूढ़े आदमी से क्या कहा और उसने विठल से क्या हुज्जत की। विठल ने बहरहाल इस इस्नामे से किसी तौर पर काबू कर लिया था। बूढ़े शख्स ने हमारे पीछे की तरफ इशारा किया। हम कुछ आगे आ गए थे। वापस एक गली अबूर करने के बाद दूसरी गली के नुक्कड़ पर बूढ़े आदमी ने एक तरफ हाथ उठाया। विठल ने जुमरू और जोरा को वहीं रोक दिया। मेरा हाथ तो उसने जकड़ रखा था। मुझे पसीना आ रहा था। जिस्म जैसे सुन हुआ जाता हो या फिर हो गया हो। दरसती टांगों से मैं खिसकता हुआ सा उसके साथ बढ़ता रहा। सामने की गली में चंद कदम चलने के बाद बूढ़ा आदमी कदीम तरस के 2 मंजिला मकान के सामने रुक गया। वहाँ कई दरवाजे थे। बूढ़े ने चबूतरे की सीढ़ियाँ तय करके इमारत के कोने में एक दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। लम्हे गुजरने के बावजूद कोई आवाज़ आर्ट नहीं उभरी। उसने दोबारा दरवाज़ा थपथपाया और इंतज़ार करता रहा। मेरी सांसें हलक में अटक गई थीं। फिर विठल ने खुद चबूतरे पर जाके दरवाजे के बीच में नस्ब लोहे का गोल कुंडा 3-4 बार बजाया। रात के सकूत में कुंडे की गूंज दूर तक पहुंची होगी। शायद ऊपर का दरवाज़ा खुला। दूसरे लम्हे किसी औरत की घबराई हुई आवाज़ आई, कौन है? आवाज़ से उम्र का अंदाज़ा किया जा सकता था। वो किसी लड़की की आवाज़ थी, मगर वो कोरा नहीं थी। मेरे दिल की हरकत बंद हो गई थी, जैसे पैर ज़मीन में धंसे जा रहे हो। सारा जिस्म ही मंजमद सा हो गया था। ऊपर से कोई जवाब भी आ सकता था। नवाब साहब के घर से आए, मौलवी साहब को बोलो, बेटा ने अस्तगी से कहा। मौलवी साहब? लड़की चौंक सी गई और मुसरबाना लहजे में बोली, पर वो तो बड़े साहब तो घर में नहीं है। इसके सिवा क्या जवाब हो सकता था? मैंने उमड़ती आंखों से विठल की तरफ देखा। उसे शायद किसी और जवाब की उम्मीद थी। चंद सानियों के सबूत के बाद उसकी बुड़बुड़ाती आवाज़ सन्नाटे में गूंजी, घर में और कौन है? लड़की का जवाब सुनने से पहले विठल ने पूछा, घर में कोई मर्द नहीं है क्या? जी है साहब। उनको उठाऊं? जीने के ऊपर मौजूद लड़की ने बदहवासी से कहा। आप लोगा कौन है? तुमको क्या बोला? विठल की आवाज़ में तलखी आ गई। उसको उठा दो, मिलना है अपने खुद से। जी जी साहब, लड़की ने हकलाते हुए कहा। जीने से भागते कदमों की चापें सुनाई दी। लम्हे गुजर गए। लड़की ने दरवाजे के करीब सोए हुए किसी मर्द को जगाने की कोशिश की थी। कोई नींद से अचानक बेदार किए जाने पर हड़बड़ा उठा था। पहले सरगोशियां उभरी, फिर मादूम हो गई। दोबारा किसी के दरवाजे पर आने में देर हुई तो विठल ने फिर लोहे का कुंडा खटखटाया। आता हूँ सरकार, आता हूँ, कहीं दूर से किसी मर्द ने ठुटके हुए लहजे में कहा और तेज तेज कदमों से जीना उतरने और कुंडी खोलने की आवाज़ आई। उसने दरवाजे का एक ही पट खोला। मध्यम रोशनी में इसके हालो खित नजर नहीं आ रहे थे।
लेकिन वो औसत कद का एक अधेड़ उम्र शख्स था। गुज़रता ही से वो कोई खिदमतकार नजर आता था। उसने बेरब्ती से सलाम किया और अपने सामने खड़े हुए लोग देखकर एक कदम पीछे हट गया। क्या बात है सरकार? उसने अटकती जुबान से कहा। मौलवी साहब घर में नहीं है। सुन लिया रे, वेटर ने तुंदी से कहा और कुछ फासले पर खड़े हुए जोरा जुमरू को जानब इशारा किया। वो दोनों लपकते कदमों से हमारे पास आ गए। जोरा बूढ़े राकीर के करीब और जुमरू विठल के नज़दीक आके ठहर गया। मैंने नहीं सुना कि विठल ने इनसे कुछ कहा भी है। मैं तो गुंग नज़रों से नहीं देख रहा था। मेरा सर बार बार चकरा जाता था। ताहम मुझे अच्छी तरह एहसास था कि आदमी को ताबो मजाल हो ना हो, इसे किसी तौर अपने मुंतशर हवास काबू में रखना चाहिए। मैंने खुद को थपकी दी। एक बात तो ज़रूर तय हो चुकी है कि हम डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा के बताए हुए पते पर सही पहुंच गए हैं। इतने बरसों, इतनी लंबी मुसाफत के बाद एक बार फिर हमने मौलवी साहब का ठिकाना ढूंढ लिया है। अब आगे खुदा ही बेहतर जानता है। तो यकायक मेरे अंधेरे वजूद में बिजलियाँ सी कौंधने लगी। मैंने अपनी परागंदगी में गौर नहीं किया। अगर वो लड़की और ये शख्स मौलवी साहब की खिदमत या निगरानी पर मामूर हैं, तो उन्होंने महज घर में मौलवी साहब की नामौजूदगी के बारे में बताया है, कुछ और नहीं। मौलवी साहब के घर में ना होने से ये मुराद ना होगी कि वो यहाँ रहते भी नहीं हैं। मुमकिन है वो नवाब सरवत की तरफ गए हों। नवाब के साने की इतला मिलते ही उन्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और ये क्या ज़रूरी है कि कोरा भी इनके साथ नवाब के घर गई हो? मौलवी साहब नहीं तो कोरा तो घर में हो सकती है। मौलवी साहब के घर से निकलने पर आखिर वो घर ही में रहती होगी। हो सकता है मौलवी साहब ने बतौर एहतियात अपने मुलाजिमों को ताकीद की हुई हो कि कोई अजनबी इन्हें पूछता हुआ आए तो वो यही जवाब दोहराया करें। किसी वक्त भी उन्हें अचानक मेरे सामने आ जाने का धड़का तो लगा ही होगा। हो सकता है वो इस वक्त भी घर में मौजूद हो और अंदर किसी कमरे में सो रहे हो। नामालूम अंदर से मकान कितना बड़ा है, वरना इतनी देर में इनकी आँख खुल जानी चाहिए थी और हमें ऊपर से कोई और सुनगुन भी मिलनी चाहिए थी। ये भी बाइद नहीं कि खादम ने मौलवी साहब को जगाना ही मुनासिब न जाना हो। इधर खिदमतगारों पर नवाब सरवत की तरफ से कोई पाबंदी हो। असल में तो वो इसी के मुलाजिम होंगे। मौलवी साहब को इस लाव लश्कर की मकदूरत कहाँ हो सकती है? सुन रहे? विठल की सर्द आवाज़ पर मेरे कान धमकने लगे। वो घर से बरामद होने वाले आदमी से मुखातिब था। अपने को ऊपर जाना है, कोई टैं की। तो विठल के हाथ में खुला चाकू था। उस शख्स की आंखें उबल पड़ी। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि जुमरू ने उसके गिरेबान पर हाथ डाल के दरवाजे से बाहर खींच लिया। जुमरू ने चश्मोज़ोन में उसकी गर्दन पर सिर्फ एक ज़रब लगाई कि हल्की सी सिसकारी के बाद उसका सर ढुलक गया। यह देख के बूढ़े राहगीर ने मजामत करना और शोर मचाना चाहा, मगर जोरा उसके आगे मौजूद था। अपन कोई चोर डाकू नहीं है बड़े साहब, अभी एकदम चुपचाप खड़े देखते रहने का है। इसी में तुम्हारे का भला है। अब उनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, समझा? मगर ये क्या भाई, आप लोग क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी भिजी हुई आवाज़ में बोला। अभी सारे का पता चल जाएगा, जोरा ने इससे कहा। अपन लोग सब इधर ही है। इसी तरह में विठल सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। उसने मुझसे साथ चलने को नहीं कहा। मुझसे तो चला भी ना जाता। मेरे हाथ पैरों में जान ही नहीं रही थी। ऊपर जीने के सिरे पर लड़की को कुछ अहस करने और चीखो पुकार करने का मौका नहीं मिल सका कि विठल सीढ़ियां फलांगता हुआ आनन फानन ऊपर पहुंच चुका था। लड़की की घुटी हुई चीख उभरी, फिर शायद विठल उसे अंदर की जानिब ले गया और खामोशी छा गई। वक्त जैसे रुक गया हो और दरो दीवार के साथ हवा भी जैसे पत्थर हो गई हो। लगता था विठल को ऊपर गए पहर गुजर गए हैं, माहो साल गुजर गए हैं। मेरी रगों में खून धड़क रहा था। अगर वाकई कोहरा ऊपर मौजूद है, मेरा तो सीना फट जाएगा। मुमकिन है बस लम्हों की दीवार हायल हो, आज ही का दिन नसीब में लिखा हो। उसके सामने जाके मेरा क्या हाल होगा? मेरी सांसें फूलने लगी थी और सारा जिस्म पसीने में नहा गया था। विठल नहीं आया। उसे वैसे भी जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए था। इतनी देर का काम भी क्या है? उसका काम मौलवी साहब और कोरा की घर में मौजूदगी नामौजूदगी की तस्दीक करना है। गली में बूढ़े राहगीर की तरह कोई और भी भूला भटका गुजर सकता है। जुमरू ने नीचे आने वाले मुलाजिम को खामोश कर दिया था, मगर ऊपर वाली लड़की मौका पाके किसी वक्त भी फील मचा सकती है। रात में तो आवाज़ों को भी पर लग जाते हैं। बूढ़े आदमी ने ज़ेर-ए-लब आयतें पढ़नी शुरू कर दी थी। वो भी किसी लम्हे फैल सकता था। देर हो गई तो मैंने जुमरू और जोरा की तरफ देखा। उन्हें कुछ ख्याल ही न था। मैं इनसे कहना चाहता था कि इनमें से किसी को ऊपर जाके विठल को देखना चाहिए। वहाँ किसी उफ्ताद का इम्कान तो नहीं, मगर बुरी घड़ी कह के भी नहीं आती। फिर मैंने खुद ही ऊपर जाने का इरादा किया, लेकिन न मुझसे जोरा और जुमरू से कुछ कहा जा सका, न अपनी जगह से कदम आगे बढ़ाया गया। ऊपर से कोई सरगोशी, कोई आहट नहीं आ रही थी। यह खामोशी और अजाब थी। वही बात थी, लम्हे की कमियत तो इसकी कैफियत से तय होनी चाहिए। जिस तरह वक्त गुजरता है वही इसका हाल जानता है। कभी एक लम्हा सारा खून निचोड़ लेता है, सारी जिंदगी से बड़ा होता है। जाने कितना अरसा गुजर गया, तब कहीं सीढ़ियों पर भारी कदमों की गूंज। वो विठल की चाप थी। इसके साथ कोई और नहीं था। उसने गिन गिन के सीढ़ियां तय की और नीचे आ गया। रोशनी कम होने के बावजूद इसके चेहरे का लिखा साफ पढ़ा जा सकता था। मैंने बहुत देर बाद गहरी सांस ली। मुझे सीने से कोई धुंध छटने
किसी तजस्सुस से, किसी मुबहस से निजात पाने का एहसास हुआ। यही तो नोचता था। किसी बेचारगी की तो आदत थी। अंधेरा भी आदमी की आदत बन जाता है और शिकस्त भी तो एक तरह का सुकून देती है। आपका रास्ता खोटा किया बड़े साहब, विठल ने भिनभिनाती आवाज में बूढ़े से कहा। क्या हुआ जनाब, क्या मौलवी साहब मौजूद नहीं है? बूढ़े आदमी ने इसरारी लहजे में पूछा। विठल ने सर हिलाने पर इक्तफा किया। हो सके तो कुछ बताएं। बूढ़े ने दबी जुबान से कहा, हो सकता है ये नजीज किसी वक्त काम आ सके। क्या बोले बड़े साहब? विठल दुरुस्ती से बोला, पुराना हिसाब है, पर अभी टाइम नहीं आया शायद। ये कहते ही विठल चल पड़ा। ऊपर से आने वाला आदमी जीने से मलिक चबूतरे पर बेसुध पड़ा था। बूढ़ा शख्स भी वहीं खड़ा रह गया। 3-4 गलियों के चक्कर के बाद हम बड़ी सड़क पर आ गए। हर तरफ रात छाई हुई थी। सड़क पर कहीं कहीं रोशनी के छींटे से पड़े हुए थे। दूर दूर तक कोई सवारी दिखाई नहीं दे रही थी। सब गूंगे बने सर झुकाए चलते रहे। मक्का मस्जिद के इर्द गिर्द भी किसी सवारी का नामो निशान नहीं था। अभी तक आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और बारिश किसी इशारे की मुंतजर थी। इस मौसम में सवारी मिलना और मुश्किल था। सवारी के बगैर होटल तक तवील फासला अबूर करने में वक्त लग जाता। इस तरह अड्डे के किसी आदमी का आमना सामना हो जाने का हादसा अलग था। महरूमी की थकन शायद ज्यादा होती है। सबके जिस्म बिखर रहे होंगे। जो मेरा हाल था कमोबेश उनका भी वही होगा। उनका तो और सिवा होगा। वो तीनों तो बेकार भुगत रहे थे। किसी की रफ्तार में तेजी नहीं थी। थोड़ी देर पहले होने वाली बूंदाबांदी ने सड़कें गीली कर दी थी। चलते चलते हम 4 मीनार तक आ गए। वहां सवारी के इंतजार में खड़े रहने से बेहतर फासला कम करते रहना था। 4 कमान और उस्मानिया बाजार के बाद पत्थर गुटी का इलाका आ गया। यहीं से एक बार हमें पहले भी सवारी मिली थी। मदीना होटल से विठल बाएं तरफ की गली में मुड़ गया। उसका क्यास दुरुस्त था। कुछ किस्मत भी ऐसे मामलों में साथ दे देती है। वही पुराना कोचवान गाड़ी में सोया हुआ था जिससे हैदराबाद आने की पहली रात हमारा वास्ता पड़ा था। विठल के जगाने पर पहले की तरह बरगुश्ता होने लगा, लेकिन जल्द ही हमें पहचान गया। बुखलाए हुए अंदाज में उसने मुतद्दत सलाम किए और फिर कोई सवाल नहीं किया। गुज़िश्ता मरतबा विठल की नवाजिश का खुमार अभी तक बाकी था। गाड़ी तैयार करने में उसने 5 मिनट से ज्यादा नहीं लिए। हर तरफ हू का आलम था। बस घोड़े की टापे तराफ में छाया हुआ सुकूत दरहम बरहम कर रही थी। सब गुमसुम बैठे रहे। मेरी तरह जोरा और जुमरू के दिमाग में भी रेत उड़ रही थी। कुछ हासिल होने की उम्मीद ही में कोई विठल से बात पर उसकी जुरत करता। कुछ बताना न बताना उसी की मर्जी पर मौकूफ था। उसे एहसास ही नहीं रहता था कि दूसरे भी इसके साथ हैं और वो जानवर या इसके मामूल नहीं है। इसलिए मैं विठल को साथ लाने में पहलूतही करता था। फिर जो कुछ भी होता मेरा इख्तियार तो मेरे पास होता। वो एक लहजे की बदगुमानी थी कि दूसरे इल्म में जैसे किसी ने मुझे टेहोका दिया। ये कैसी बेहिसी बेगैरती है। विठल का साथ ना होता तो अब तक मैं कहाँ होता। मैं अकेला होता तो नवाब सरबत को इतनी दूर जाने की जरूरत भी ना पड़ती। उसने तो मुझे ख़त्म करने के लिए कब से बिसात जमाई हुई थी। मौजम शाही मार्केट पर आके कोचवान ने जुबान खोली। पिछली मरतबा होटल तक गाड़ी ले जाने की बजाय विठल ने एहतियातन मौजम जाही मार्केट से कुछ आगे गाड़ी रुकवाई थी। फिर होटल तक पैदल गए थे। विठल ने कोचवान को चलने का इशारा किया। उसका मतलब यही था कि अब किसी एहतियात की हाजत नहीं रही है। अब वक्त ही वक्त है। आबद शाप रोड पर जब अक्का जी होटल से गाड़ी आगे निकल गई तो जोरा ने विठल को टोका, दादा अभी आगे जाने का है क्या? हाँ हाँ रे, विठल खोए हुए लहजे में बोला। नामपली का बोल हराम के जने को। नामपली का नाम सुन के मेरा माथा ठुनका और मैं बैठे बैठे उछल पड़ा। बम्बई की गाड़ी मिलने का कोई वक्त नहीं था। हमारा सामान भी होटल में पड़ा हुआ था। फिर नामपली की तरफ जाने की क्या तुक है? कोई मसलहत तो जरूर होगी। मेरी मतहोश नजरें विठल के चेहरे पर मंडलाने लगी। अब कहाँ पे जाना है उस्ताद? जुमरू से ना रहा गया। उसने चपड़ती आवाज में विठल से पूछा। नवाब की तरफ, विठल ने तुनक्कर कहा। नवाब की तरफ? पर उधर उधर क्यों? इससे आगे जुमरू की जुबान लड़खड़ाने लगी। देखते हैं रे, विठल ने सपाट लहजे में कहा। क्या क्या इधर ही से कोई इशारा मिला उस्ताद? जुमरू ने राजदराना अंदाज में पूछा। नहीं रे, विठल ने उसे झुड़क दिया। जुमरू का जिस्म अकड़ के रह गया। इसके चुप हो जाने पर मैंने दखल देने का इरादा किया। ऐसा भी क्या था? जो लोग हमदम हमजा शामिल हैं इनकी हैरत और वहशत भी फितरी है। आखिर इस वक्त इतनी रात के नवाब सरवत के घर जाने का क्या मकसद है? लेकिन मैं विठल की जानिब देखा किया। इसमें किसी तकद्दुर और तरद्दुद की क्या गुंजाइश है? नवाब की तरफ जाने में इसके सिवा क्या रमस हो सकती है कि मौलवी साहब वहीं मौजूद हैं? कोरा भी लाजमन उन्हीं के साथ होगी। मेरी सांसें उखड़ने लगी। यही बात हो सकती है। नवाब के इंतकाल की खबर मिलते ही मौलवी साहब को बिला तखीर इसके घर का रुख करना चाहिए। इस शहर में एक नवाब ही तो इनका मुरब्बी और मोहसिन था। ये घर और नौकर चाकर वगैरह तो उसी ने फराहम किए होंगे। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। फिर वही बिच्छू जिस्म से चिमट गए थे। घोड़ा गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर में नामपली स्टेशन आ गया। स्टेशन की इमारत के सामने होटलों के आसपास चाय और पान की दुकानें खुली थी और खूब रोशनी हो रही थी। विठल बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। घोड़ा गाड़ी वहां से भी गुजर गई। नवाब सरवत की कोठी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था मेरे हाथ पांव ऐंठे जा रहे थे। उमरा के कामती इलाके के नजदीक विठल ने घोड़ा गाड़ी रुकवा दी और जेब से नोट निकाल के कोचवान के हवाले किए। कोचवान ने देखे बगैर मुट्ठी बंद कर ली। उसे तो किसी दरबार में होना चाहिए था।
दरबारियों की माने तो आधा झुक गया। विठल ने उसे कहा कि अगर वो आध घंटे के लिए इंतजार कर सकता हो तो ठीक है, इसी जगह ठहरा रहे। कोचवान ने दोबारा सर खम किया और हाथ बांध के कहने लगा कि सुबह तक अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। बड़ी सड़क से अंदर जाने वाली गली खासी चौड़ी थी। यहाँ से बस मिनटों की मुसाफत रह गई थी। कुछ दूर चलने के बाद बाएं हाथ के मोड़ पर नवाब की गली आ गई। विठल वहीं ठहर गया। सामने कुछ फासले पर नवाब की कोठी नजर आ रही थी। मौत पर रोशनी भी कैसी अजीब लगती है। वहाँ तेज रोशनियां हो रही थी और मुतअद्दिद मोटरें, घोड़ा गाड़ियां और साइकिलें खड़ी थी। कोठी की दीवार के साथ कुर्सियां भी लगी हुई थी। कलामे बाग के विर्द और तरह तरह की धीमी और तेज आवाजों का मिला जुला शोर गूंज रहा था। बाहर कई मुलाजिम और मजदूर शामियाना नस्ब करने में मसरूफ थे। विठल चंद लम्हे खामोश खड़ा सामने का मंजर देखता रहा। फिर इसने जोरा से कहा कि वो किसी तरह नवाब के ड्राइवर को उसके पास ले आए। उसने जोरा को एहतियात की हदायत की। इतनी रात को एक अजनबी का घर के सामने नजर आना बाहर मौजूद मुलाजिमों और मजदूरों के लिए तजस्सुस और इज़्तिराब का बायस हो सकता था। नवाब के शनासा हर शख्स के लिए इस नगानी मौत नवाब के शनासा हर शख्स के लिए इसकी नगानी मौत एक मम्मा बन गई थी। लोग अपने अपने तौर पर जाने कैसे कैसे फसाने वजह कर रहे होंगे। इस काम के लिए जुमरू ज्यादा मौजूद था, मालूम नहीं क्यों। विठल ने जोरा को तरजीह दी थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त ड्राइवर को तलाश करना, उसे हमारे पास आने के लिए आमादा करना बतौर खास जोरा के लिए आसान काम नहीं था। बहरतौर नवाब का ड्राइवर जोरा को पहचानता था। इस रात नवाब मज्जन मियाँ के बाग से वापसी के वक्त हमारी खैर खबर की जस्तजू में जब जोरा और जुमरू ने सरगना उसके मुर्दा और जख्मी साथियों की मोटर बाग से कुछ दूर रोके रखी थी कि इतनी देर में नवाब की मोटर में हम भी वहां पहुंच गए थे। जुमरू और जोरा हमें देख के बेकाबू हो गए थे और नवाब के ड्राइवर से हम सबका बाहमी ताल्लुक छुपाना मुमकिन नहीं रहा था। उस रात ड्राइवर ने जोरा को देख लिया था। उधर जोरा और जुमरू की मोटर सारे रास्ते नवाब की मोटर के साथ चलती रही थी। फिर अलिल सुबह हमारे खून आलूद कपड़े तब्दील करने के लिए जब जोरा और जुमरू होटल से डॉक्टर नासिर मिर्जा के यहाँ हमारे लिए नए कपड़े लाए, तो भी नवाब के ड्राइवर ने इनके चेहरे चश्मनशी किए होंगे। उसका मिलना शर्त था। घर में इसके आका की लाश पड़ी थी। सारे घर पर क़यामत सी टूट पड़ी होगी। ड्राइवर का हाल भी नहायत गैर होगा। नवाब से इसका एक रब्ते खास भी था। रात बहुत हो चुकी थी। कोई इस वक्त ड्राइवर की मौजूदगी का इम्कान ज्यादा था, लेकिन इसे कोई भी मसरूफियत हो सकती थी। मुझे ख्याल आया कि जुमरू को नवाब के दरवाजे पर ना भेजने की क्या वजह हो सकती है। हैदराबाद आने की पहली रात नवाब के घर दाखिल होने से पहले ना हमें इसके रवैये और पजीराई का कोई अंदाजा था, ना इसकी तरफ से मिलने वाले खत के सफ़ेदो स्याह के बारे में कुछ इल्म था। कोई भी बात हो सकती थी। हैदराबाद में हमारी तलबी जर्रो जवाहिर के जोया बेजान पत्थरों के दीवाने नवाब सरवत के हम नफ्स नवाबों के इशारे पर भी मुमकिन थी। गुज़िश्ता मरतबा हम इन पर बहुत गहरे नक्श छोड़ के गए थे। हैदराबाद में हमारे क़याम के दौरान में अब्बाजान की नौ खरीद हवेली में उनके बेशुमार मसला आदमी की पसपाई का सदमा इन्हें असबर होगा। किसी ताजियाने के मानित बम्बई में हमारे ताकुब की मुहिम जोई में भी उन्हें नाकामी हुई थी। नवाब के हक पर शुबा करने के जवाज़ कम नहीं थे, लेकिन एक अरसे के बाद कहीं से कोरा की बाजियाबी की नवीद आई थी। तमाम हदशों के बावजूद हमें तो नवाब सरवत की बारगाह में हाजिरी देनी ही थी। विठल ने इसलिए जोरा और जुमरू को नवाब की कोठी के इर्द गिर्द घूमते रहने की ताकीद की थी। उन्हें इजाज़त दी थी कि नवाब के यहाँ से आधी रात तक हमारे बरामद न होने की सूरत में वो कोठी की चार दीवारी फलांग जाए। नवाब सरवत ने इस रात बाइसरार हमें दस्तरखान पर बिठा दिया था। अभी आधी रात का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वापसी में बहुत देर हो चुकी थी। जुमरू को बेचैनी हुई और उसने एक तुरुफ्तादा गैर हैदराबादी सैल की हैसियत से नवाब के दरवाजे पर जाके दस्तक दी। इसके बकौल दरबान से इसकी खूब चिक चिक हुई। जुमरू ने नवाब सरवत से मिलने और अपनी हाजत अर्ज करने की जिद की थी। दरबार इनकार करता रहा कि सरदस्त नवाब से मिलना मुमकिन नहीं है। वो बाहर से आए हुए मेहमानों की निगहदारी में मसरूफ़ हैं। जुमरू को बस यही मालूम करना था। दरबान को जुमरू का चेहरा याद होगा। कुछ वक्त गुजार के जुमरू दूसरी बार भी वहाँ गया था। इसी वजह से विठल ने जुमरू को वहाँ भेजना मुनासिब नहीं जाना था। विठल अपने जहन में सब कुछ सींध के रखता था। मेरा तो दिमाग ज़रा सी बात पर फिर जाता था। इस बेध्यानी का सबब कमकली ही हो सकता है। कभी कभी तो अपनी इस हालत पर मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, चिढ़ भी बहुत होती थी। पर आदमी अपने आप को कितने तमाचे मारे। आदमी अपनी खूबू का भी तो असीर होता है। हम दूर खड़े देखते रहे। जोरा आहिस्ता रवी से नवाब के मकान के नज़दीक होता गया। उसकी रफ्तार में किसी किस्म की उजलत या झिझक नहीं थी। शामियाना आधे के करीब नस्ब किया जा चुका था और हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। इतने ज़्यादा आदमी नहीं थे। जोरा के लिए यही बेहतर था कि वो चुपके से उन्हीं में शामिल हो जाए, ताकि नवाब के घर से मुतालिक लोग उसे मजदूर समझे और मजदूर नवाब के घर का कोई फ़र्द। नवाब का ड्राइवर अगर घर में मौजूद था तो इसके बाहर होने का इम्कान ज़्यादा था। इतनी रात में जोरा को सामने देखे ड्राइवर की हवास बाख्तगी यकीनी थी। जोरा को इसी मरहले पर होशमंदी का सबूत देना था। विठल के आगे यूं तो सभी मिट्टी का ढेर मालूम होते थे, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं था। जोरा और छेदा ने
झींगा दादा का अड्डा हुस्न खूबी से चलाया था। जोरा कोई बेअक्ल शख्स नहीं था। उसे कोई वक्त ज़ाया किए बगैर ड्राइवर को साथ चलने पर हम वार करना था। जोरा के पास कमर से बंधा हुआ तमंचा भी था, चाकू भी। मजन मियाँ के बाग में सारा फितना ड्राइवर का चश्मदीदा नहीं था, लेकिन जितना भी उसने देखा था उसकी इबरत सीने में बेबस हो गई होगी और विठल तो सर तपा इसकी बिनाई का जूस बन चुका होगा। ड्राइवर को ये हकीकत भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि जोरा विठल ही का साथी है। हम तीनों की नज़रें जोरा पर लगी हुई थी। वो किसी रुकावट के बगैर मकान के नज़दीक पहुंच गया तो विठल अपनी जगह से हट गया। मैंने और जुमरू ने भी इसकी पैरवी की। फिर सब कुछ हमारी आंखों से ओझल हो गया। हम नवाब की गली से मुल्क गली से गुजरते हुए बड़ी सड़क पर आ गए। जोरा को वक्त भी लग सकता था। नवाब की गली के मोड़ पर हमारा ता देर खड़े रहना एहतियात के मुनाफी था। नवाब के मकान के आगे खड़ी हुई मोटरें और घोड़ा गाड़ियां करीबी रिश्तेदारों की आमदरफ्त जारी रखने की लामत थी। किसी का भी इस तरफ से गुजर हो सकता था जहां से हमने जोरा को आगे भेजा था। अब तक तो सारे शहर में नवाब की मौत की खबर आम हो गई होगी और मौत से ज्यादा मौत की नवैयत के चर्चे हो रहे होंगे। हर तरफ एक कोहराम सा बरपा होगा। पुलिस तो पहले सादा लिबास में डॉक्टर नासिर मिर्जा के हाँ आ गई थी और नवाब के सगे खालाजाद भाई नवाब फहमीद ने किसी तरह उसे संभाल लिया था। नवाब की जिंदगी तक बात और थी। अब सादा लिबास वालों की जगह बाकायदा बवर्दी पुलिस वाले भी हरकत में आ गए होंगे। नवाबों की रियासत है, वही हाकिम, उन्हीं की हुकूमत। ये वाक़या इन सब के लिए बड़ी सुबकी बल्कि तौहीन के मुतरादिफ है। वो अपने कबीले के एक मुमताज़ शख्स के ख़त्म हो जाने पर हाथ पैर तोड़े नहीं बैठे रहेंगे। आज नहीं तो कल नवाब सरवत की तदफीन के बाद उन्हें मुहर्रक का सुराग लगाने और दस्त दराजों तक रसाई के लिए कोई भी शदीद हुक्म सादिर करने में रू रियात नहीं करनी चाहिए। विठल ने सिर्फ एक चक्कर काटा, फिर दोबारा अपनी पुरानी जगह आके खड़े हो गए। हमने मोटर से नवाब की गली में झांक के देखा और मेरा दिल यकलख्त जोर से धड़कने लगा। जोरा के साथ ड्राइवर आ रहा था। वो ज़्यादा दूर भी नहीं थे। लम्हों में हम तक पहुंच गए। ड्राइवर की हालत बहुत शकिस्ता थी। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर वहशत बरस रही थी। वो बड़ी हद तक हैबत ज़दा भी नजर आ रहा था। उसने दजीदा निगाहों से हमें देखा और झिझकते हुए सलाम किया। विठल ने जवाब नहीं दिया और चुप खड़ा उसे घूरता रहा। ड्राइवर ने सर झुका लिया और पुसमुर्दगी से बोला, सरकार ने याद फरमाया। उसके लहजे में इस्तराब नुमाया था। हाँ रे, विठल ने सांस भर के कहा। अपने को भूला तो नहीं रे? क्या क्या बोलते हैं सरकार? ड्राइवर ने जल्दी से कहा। अपन सरकार को कैसे भूल सकता है? फिर तो ठीक है, विठल बुदबुदाते हुए बोला। क्या नाम था तेरा? हदायत अली। हदायत अली सरकार। हाँ, हदायत अली साहब, बहादुर लाट साहब, विठल ने पुनकारती आवाज़ में कहा। नवाब का पालतू है ना? इशारे पर भागता दुम हिलाता था। मुझे ऐसी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। विठल के तेवर ही बदले हुए थे। जाने वो ड्राइवर से क्या मालूम करना चाहता था, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। सरकार, हदायत अली की आंखें फट गई। अपुन से कोई खता हो गई है? खुदा करीम जानता है अपुन। विठल ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। हराम का जना, बोले तो अभी तुझको भी नवाब के साथ भेज दे। उधर ही भी तो नवाब को तेरी जरूरत पड़ेगी बड़ी। मैं गरीब आदमी हूँ हजरत, बहुत गरीब, लाचार। गुलाम को मालूम नहीं क्या नादानी हुई है, पर गुलाम को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो सरकार। ड्राइवर गुग्याने लगा। उसकी ज़रूरत नहीं थी। जोरा ने चाकू दानिस्ता ही ज़मीन पर गिराया होगा, खुला चाकू ज़मीन पर छनाका हुआ। जोरा ने फ़ौरन चाकू उठा लिया और अड्डे के दादाओं की तरह हवा में उछाल के मुशाकी से उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया। पिल्ले कितने हैं रे तेरे? विठल ने तलखी से पूछा। ड्राइवर की समझ में देर से आया और बदहवासी से बोला, तीन सरकार, 2 बच्चियां, 1 बच्चा, बेटा छोटा है। पल जाएंगे ससुरे फिर। नवाबों को इधर कमताई नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? ड्राइवर का जिस्म धड़कने लगा। देख रे, हमसे उल्टा सीधा बोला तो इधर ही से बोझा उठा के ले जाएगा कोई, अपने पैरों से नहीं जाएगा, सुअर की औलाद। और सुन ले, टाइम भी ज़्यादा नहीं है अपने पास। ये तो कोई और विठल था। मुझे वो अड्डे का मामूली दादा लग रहा था। अड्डे के आम दादाओं की तरह वो ड्राइवर से मुखातिब था। मुझे याद आया, अड्डे के आदमियों का तरीका ये है कि वो आदमी देख के बात करते हैं। गालबन यही बात होगी। किसी दंगे फसाद और शोरगुल का वक्त था न में है, वरना ड्राइवर एक हाथ का भी नहीं था। क्या 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 बात है सरकार? वो विठल के पैरों पर गिर गया। अब उनको बोलो, हुक्म करो सरकार। किधर ही भेजा है मौलवी को? विठल ने तड़कती आवाज़ में पूछा। मौलवी? ड्राइवर की जुबान में लकनत आ गई। कौन मौलवी? कौन हजरत? नहीं जानता रे? बेला भी है ससुरा। इसी स्ना में जुमरू और जोरा ड्राइवर के करीब हो गए, जैसे वो विठल के हुक्म के मुंतज़र हों। ये सितम भी खूब है कि आदमी को अपने हाल पर तरस आया करे। मेरी हालत वही थी जो गिरदार में फंसे हाथ पाँव मारते किसी शख्स की होती है। मैंने अपने
होशो हवास कायम रखने और कुछ अखज़ करने की कोशिशें जारी रखी। विठल की बातों से साफ जाहिर था कि मौलवी साहब नवाब सरवत के यहाँ नहीं हैं। गोया नवाब सरवत के घर में इनकी मौजूदगी की खुशगवानी में विठल यहाँ नहीं आया है। विठल के ख्याल में ड्राइवर को ज़रूर मौलवी साहब के किसी नए ठिकाने का इल्म था। मेरे जी में आता था कि ड्राइवर की कमर पर एक ज़रब रसीद करूं। वो दोहरा हो जाएगा और इतनी देर नहीं लगाएगा। आप अब मौलवी शफीक साहब किबला का बोलते हो? ड्राइवर घुटी हुई आवाज़ में बोला। हाँ बालम, देर में आया तेरी खोपड़िया में। हाँ, अपन तो कल कल ही उनके पास गया था। फिर किधर ही भेजा है इस किबला को? किधर भेजता? ड्राइवर हज़ियानी अंदाज में बोला। अब कैसा बोलते हो सरकार? अपन ने किधर भेजा होगा इनको? अपन तो उनको हजूर नवाब की हालत का बोले थे। बस इन बेचारे को कुछ मालूम नहीं था। लगता है टाइम आ गया तेरा भी, विठल ने भड़क के कहा। खुदा रसूल की कसम, आगे का अपन को नहीं मालूम। अपन बेकसूर है सरकार। इसके बाद अपन को मौलवी साहब के पास जाने का मौका ही कहाँ मिला। हम क्या बोलते हैं? अरे ठीक से सुना नहीं तूने? अभी किधर ही है वो? कौन? मौलवी साहब? क्या वो घर पर नहीं है सरकार? ड्राइवर सटपटाते हुए बोला। अपन को बिल्कुल नहीं मालूम हजूर। इधर ही तेरे जाने के बाद ही उसने घर छोड़ दिया था। ड्राइवर हदायत अली के चेहरे पर हैरत उमड़ आई। उसके होंठ फड़कने लगे। हारे फिर किधर ही छुपाया इनको? क्या बोलते हैं हजरत, अपन कहाँ को छुपाते? ड्राइवर दरीदा आवाज में बोला। अपन कोई नवाब तो नहीं है। अपन तो बस हुक्म ही देते हैं। हराम के तुखम तुझको। नमक की अपने पास भी कमताई नहीं है। सीधी तरह नहीं बोलेगा तो? विठल ने तिड़क के कहा। हमको ज्यादा बात करनी नहीं आती। इसी लम्हे कहीं दूर से मोटर की आवाज़ गूंजी। लम्हा ब लम्हा बढ़ते हुए शोर से अंदाज़ा किया जा सकता था कि बड़ी सड़क से कोई मोटर हमारी ही तरफ आ रही है। कुछ पीछे होके हम नस्बतन और अंधेरे में हो सकते थे, लेकिन मोटर की तेज़ रोशनी हर गोशा रोशन कर देती। इस तरह 5 आदमियों का ये नवक्त इज्तमा किसी को भी शक में डाल सकता था, खुसूसन नवाब सरवत के घर के करीब। चंद सानियों में मोटर की आवाज़ और नज़दीक हो गई। विठल इमान ड्राइवर को धक्का दिया। इधर से जुमरू ने इसके बाजू में हाथ डाला, उधर से जोरा ने, मगर जोरा फौरन अलग हो गया। ड्राइवर बुरी तरह बौखला गया था। जब उसे मोड़ से नवाब की गली की तरफ धकेला गया तभी इसकी समझ में कुछ आया होगा। हम सब का रुख नवाब की गली की तरफ हो गया था और हमने नवाब के मकान की सिमत बढ़ना शुरू कर दिया था। मोटर इस गली में दाखिल हुई जहाँ हम सब खड़े थे, फिर गली का मोड़ काट के नवाब के घर की जानिब जाने लगी। मोटर में बैठे लोगों की नज़र हम पर ज़रूर पड़ी होगी। उन्हें हमारे चेहरे नज़र ना आ सके होंगे कि सामने हमारी पुश्त थी। मोटर हमारे करीब से गुजरते वक्त ड्राइवर के बिफर जाने का इम्कान था, मगर दहशत उसके रगो पे में उतर गई थी। उसे ज़रा सा भी खतरा मोल लेना नहीं चाहिए था। जोरा के हाथ में चाकू दबा हुआ था। उसे चाकू की नोक ड्राइवर के जिस्म के किसी हिस्से से मस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आदमी की बात है, हथियार तो आगे की मंजिल है। कभी आदमी ही सरतपा हथियार होता है। उसकी आंखें, आवाज़, दस्तो बाजू, इसके तेवर ही चाकू, तलवार, तमंचे का जोर असर रखते हैं। हुनर एक मुस्तज़ाद खूबी है। उन्होंने ड्राइवर को जैसे किसी शिकंजे में कसा हुआ था। मोटर हमारे पास से गुजरती हुई आगे चली गई थी कि विठल पलट गया।